नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। खाड़ी का समंदर सुलग रहा है। ट्रंप की ईरान घेरो नीति ने मिडिल ईस्ट को दो गुटों में बांट दिया है। एक तरफ हॉर्मुज में तनाव है तो दूसरी तरफ लाल सागर में हूती विद्रोहियों का कोहराम देखने को मिल रहा है। और बढ़ते खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने कमान अपने हाथों में ले ली है। सऊदी ने 13 देशों को साथ मिलाकर के एक नया और ताकतवर सैन्य गठबंधन खड़ा कर दिया है, जिसका मकसद एकदम साफ है कि लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को हूतियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया जा सके और समंदर पर अपना दबदबा कायम रखा जा सके। तो खबर यह है कि सऊदी अरब के नेतृत्व में 14 देशों ने गठबंधन तैयार कर लिया है, जो लाल सागर में हूती के हमलों से कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन वो सुरक्षा कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूं। लाल सागर और बाब अल मंडेब में तैनात युद्धपोत किए जाएंगे। ये युद्धपोत गश्त करेंगे और कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा देंगे। काफिले में जहाज जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे बल्कि काफिलों में इन्हें भेजा जाएगा। टैंकर और जहाज काफिले की सुरक्षा के लिए उनके साथ युद्धपोत को भी लेकर के जाएंगे। ड्रोन और मिसाइल विस्फोटकों से भरी नावों से हमला किया जाता है हूतियों की तरफ से, ऐसे में उन्हें रोकने का प्रयास होगा। इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन, मिसाइलें, अटैक बोट्स की जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी। और इतना ही नहीं, एयर सर्विलांस भी बढ़ा दिया जाएगा। समंदर के ऊपर निगरानी करके ड्रोन, गश्ती विमान, निगरानी वाले विमान, हूती के लॉन्चिंग पॉइंट्स और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी इसके द्वारा पता चलेगी। खुफिया जानकारियां भी जुटाई जाएंगी एक दूसरे के बारे में। खुफिया जानकारी शेयर की जाएगी गठबंधन में शामिल देशों के द्वारा और हूती की ओर से आने वाले खतरे की पहले से ही चेतावनी उन्हें मिल पाएगी। फिलहाल नए गठबंधन में कौन कौन से देश हैं वो भी आपको चलिए एक बार बता देती हूँ। तो इस नए गठबंधन में सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, तुर्की है, इजिप्ट, जॉर्डन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, जिबूती, सोमालिया, सूडान और कोमरोस, ये तमाम देश इसमें शामिल हैं। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सऊदी का ये कदम ईरान को सीधे सीधे उकसाने जैसा है। हूतियों के पीछे खड़ी ईरान की महाशक्ति इस गठबंधन को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है और ये भी आशंका है कि ईरान सऊदी पर एक बार फिर से बड़ा हमला कर सकता है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। लाल सागर खून से लाल, सऊदी के रास्ते ट्रंप का चाल। लाल सागर पर आर पार, खाड़ी के मुस्लिम देशों में दरार। खाड़ी में खंड खंड इस्लामिक उम्मा, अलग अलग राह। खाड़ी में तेहरान का खौफ, यूएई ओमान नहीं भेजेंगे फौज। लाल सागर में जंग का मैदान, 14 देशों ने किया युद्ध का ऐलान। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान के डर से खाड़ी के मुस्लिम देशों की एकता खत्म हो रही है? कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल सुशील पठानिया, इसके साथ साथ अरविंद तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं, डॉक्टर स्वतंत्र कुमार विदेश मामलों के जानकार और मौलाना असलम ईरान मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मौलाना असलम, आप ही बता दीजिए ये तमाम देशों का अच्छा ठीक है, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। और अरविंद तेजावत जी हमारे साथ है, डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, क्या है ये नया रिश्ता, ये गठबंधन, क्यों आवश्यकता पड़ गई अचानक से और ईरान को क्यों उकसाया जा रहा है? देखिए, गल्फ में जो इक्वेशन है वो इस तरह की है कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों जो मेजर इकोनॉमीज हैं गल्फ की, वो अमेरिका के साथ बड़े लंबे समय से पार्टनरशिप करते हैं। उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और जब ये वॉर शुरू हुई पर्शियन गल्फ में, जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है,
तब ईरान ने टारगेट किया यूएई को, क्योंकि सऊदी अरेबिया शुरुआत में इस बात का पक्षधर नहीं था कि अमेरिका ईरान को अटैक करे। खुले तौर पे उसने विरोध नहीं किया इस बात का, लेकिन पक्षधर नहीं था। लेकिन यूएई कदम से कदम मिला के चल रहा था यूएसए के साथ, इसी वजह से ईरान ने यूएई को अटैक किया। लेटर ऑन जो सिचुएशन इस समय वाली है वो इसलिए बिगड़ गई है क्योंकि अब ये बात रेड सी तक पहुंच गई है, पर्शियन गल्फ से निकल के रेड सी तक पहुंच गई है। अब देखिए, पर्शियन गल्फ और रेड सी दो मेजर चैनल्स हैं गल्फ में जिनके द्वारा पूरी दुनिया का ऑयल पास होता है। पर्शियन गल्फ ऑलरेडी चोक्ड है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका ने नाकेबंदी की हुई है, ईरान भी लगातार वहां पे फायरिंग कर रहा है। अब रेड सी में भी चोक होने की नौबत आ गई क्योंकि ईरान ने हूतियों को उकसा दिया। रेड सी में सबसे मेजर जो ऑयल सप्लायर है वो है सऊदी अरेबिया। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट्स को इस बात से चोट पहुंची है, और सऊदी अरेबिया अपने इंटरेस्ट में अब अमेरिका के साथ एलाई करके बाकी सारे कंट्रीज को इकट्ठा करके ईरान के अगेंस्ट मोर्चा खोल रहा है, क्योंकि बात उसके घर तक आ गई। जब यूएई के ऊपर अटैक्स हो रहे थे तो उन्हें चिंता नहीं थी बहुत ज्यादा, लेकिन जब रेड सी में अब अटैक शुरू हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी चिंताएं सामने आ गई हैं। और ये जो गठबंधन है जो आप कह रही हैं, ये कहीं ना कहीं इसी की परिणति है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, लेकिन ये गठबंधन आखिरकार क्या लेकर के आएगा कर्नल सुशील पठानिया। लेकिन सीधे सीधे हूती क्या इस गठबंधन के बाद रुक जाएंगे? क्या वो रेड सी पर उस तरीके से अधिकार नहीं जताएंगे जैसा पहले उनके द्वारा जताया जा रहा था कि हाँ ठीक है, हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देंगे, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल के तो एक भी जहाज को नहीं गुजरने देंगे? देखिए, ये कहना आसान है, बट क्या हूती के पास वो नेवल पावर है या उनके पास इतने ड्रोन या मिसाइल्स हैं जिससे वो पूरी तरह से सी को डोमिनेट कर सकते हैं? मेरे को नहीं लगता वो कर सकते हैं। ईरान डायरेक्टली वहां पे आएगा नहीं। देखिए, अभी जो सारी गेम खेली जा रही है, सऊदी अरेबिया इज वेरी क्लोज टू यूएसए, और सऊदी अरेबिया का जो नुकसान हुआ है वो ना सिर्फ ऑयल में हुआ है, बल्कि इनके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं which are tourism related, that too have been put on the back burner. तो वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल कंट्री है सऊदी अरेबिया, तो कहीं ना कहीं ये मेरे को लगता है कि अमेरिकन थिंक टैंक का आइडिया है कि फेज 1 में अभी आप ये मान के चलिए कि जल्दी इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। अगर सोल्यूशन कार्ड्स में होता तो सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका पक्का शेयर करता। तो अभी आप ये मान लीजिए कि अभी ये लड़ाई थोड़ी लंबी और खींचेगी, और इसी बीच ये जो अभी अलायंस बना है जिसमें टर्की जो है वो भी एक मेन प्लेयर है, बाकी कंट्री जिनका आपने नाम लिया है, इजिप्ट वगैरह मिला के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो ठीक है कर्नल पठानिया, वापस से आपके पास आऊंगी। अरविंद तेजावत जी, ईरान को अलग थलग कर दिया गया है मुस्लिम उम्मा की तरफ से? सच है। आपने जो कहा है मीनाक्षी जी, बिल्कुल सच है। पर बात यह है कि ईरान पहले से ही अलग थलग था। ईरान की मदद में कोई नहीं आया और न कोई आना चाहता है। यहाँ तक कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, कोई भी ईरान के साथ जाना पसंद नहीं करता है। भारत भी अपने हितों को तिजांजलि देने के बावजूद वह ईरान के साथ जाना नहीं चाहता है, क्योंकि कोई भी यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ जाना नहीं चाहेगा। और यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ जाने का मतलब वही है जो अभी ईरान में तबाही हो रही है। यूनाइटेड स्टेट के पास एक बहुत ही मजबूत इकोनॉमी है, वह चीन और भारत को भी नुकसान पहुंचाने की कुव्वत रखता है। और बाकी जो खाड़ी के देश हैं वो तो वैसे ही यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। सऊदी अरेबिया हमेशा उसे खुश करने में लगा रहता है, चाहे वो जॉर्डन हो या अन्य तमाम देश हो, यूएई वगैरह। तो उनमें से किसी की भी यह हैसियत नहीं है कि वह ईरान से दोस्ती के नाम पर अपने बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। मीनाक्षी जी। ठीक है, मौलाना असलम, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज कट गई थी, अभी आवाज आ रही है। ठीक है, आपका सवाल अब क्या क्या था हुआ मैडम? आखिरकार ईरान के साथ? ईरान तो कह रहा था, ये कहा जा रहा था खामनेई की तरफ से कि सबको एक साथ आ जाना चाहिए, मुस्लिम उम्मा की वो लगातार बातें भी कह रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में तो मुस्लिम उम्मा एकदम अलग थलग कर दिया गया है ईरान के माध्यम से। ईरान ने कह दिया है कि आप सब साथ में आइए, और वो कह रहे हैं कि हम सब दूर जा रहे हैं, हूतियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं।
जी मैडम, बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल आपका ये सवाल है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप 2 मिनट दीजिए जी। ताकि मैं आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए एक अहम बात पेश कर सकूं, बयान कर सकूं। और वो ये है कि इस वक्त जो गल्फ के लोग हैं और जो गवर्नमेंट है वो दो हिस्सों में तकसीम तकसीम हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ की जो कंट्री की के जो लोग हैं, यानी जो सरकार है, वो अमेरिका के साथ है। अलबत्ता उनकी एक मजबूरी है कि वो अमेरिका के साथ है, क्योंकि उनको अपना वजूद बचाना है। लेकिन आपको शायद ये मालूम हो कि वहाँ की जो जनता है, कुवैत में भी एक छोटा मोटा मुजाहरा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ। और अभी हाल ही में जॉर्डन में जो वहाँ के एक्टिविस्ट थे और बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने एक लेटर वहाँ की गवर्नमेंट को लिखा है कि आप अमेरिका के साथ का साथ देकर क्यों एक मुसीबत मोल रहे हैं और ईरान के साथ क्यों दुश्मनी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त अमेरिका बौखलाया हुआ है। और अब तो काफ़ी जोक बने हैं। मैं एक छोटा सा जोक जो है, जो जोक ऑफ द वीक आप कह सकती हैं, और वो ये है कि अभी जल्दी ही कल या परसों डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब व गरीब बात कही। आपके पैनलिस्ट भी हंसेंगे कि उन्होंने ये कहा कि हम ईरान पर टैरिफ जो है लगाने जा रहे हैं। ये कितनी अजीब व गरीब बात है, ये कितना बड़ा जोक है कि वो ईरान की जिसके साथ अमेरिका का कोई भी कारोबार और बिजनेस नहीं हो रहा है, उस ईरान के खिलाफ अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। और उसने जो दलील दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि जो लिंडसे ग्राहम है, उनकी यह ख्वाहिश थी कि ईरान पर टैरिफ लगाया जाए। आप चेक कीजिए, ईरान में इस बात के को लेकर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो हताश है, वो निराश है, वो घबराया हुआ है। नहीं, अमेरिका तो कई कुछ नहीं महीने कर हो सकता है, वो गए तो पूरी दुनिया और देख उसने रही है। अभी लेकिन तक उसके जो साथ है। साथ एक बात और है कि अमेरिका के बहकावे में, या फिर आप इन्फ्लुएंस में कह लें, या फिर आप अमेरिका के डर से कह लें, डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, तमाम कंट्री भी वही कर रही हैं जो अमेरिका चाहता है दरअसल मिडिल ईस्ट में। देखिए, अमेरिका, जैसा कि सर ने बताया भी था अभी, कि अमेरिका के साथ तो सारे लोग रहेंगे बिकॉज अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। आप देखिए, उनका डोमेस्टिक मार्केट जो है वो ही मल्टी ट्रिलियन डॉलर का है। उसमें सारी कंट्रीज अपने अपने प्रोडक्ट्स भेजना चाहते हैं, सबके इंटरेस्ट हैं। आप देखिए, सऊदी अरब और यूएई जो मेजर इकोनॉमीज है गल्फ में, वो दोनों यूएसए में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट कर चुके हैं। आप सोचिए किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं। ट्रंप साहब अपने ट्रंप टावर्स इन देशों में बना रहे हैं, अपने कंपनीज के जो ऑफिसेज हैं, ट्रंप साहब की जो अमेरिकन कंपनीज हैं, वो बहुत सारी कंपनीज यूएई में और सऊदी अरेबिया में काम करती हैं। इवन कंपटीशन है यूएई और सऊदी अरेबिया में इसको लेके। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स बड़े स्ट्रांग रहे हैं। इसी वजह से यूएसए की जो बेसिस हैं वो पूरे गल्फ में आपको मिलेंगे, और उन्हीं बेसिस को ईरान टारगेट कर रहा है। देखिए, अमेरिका अपनी इच्छा से इस वॉर में आया था, किसी ने फोर्स नहीं किया था उसे। ऑफ कोर्स इजराइल ने कहीं ना कहीं उन्हें उकसाया था इसके लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा से इस वॉर में आया था। लेकिन ईरान की तो मजबूरी है ना, वो खुद को डिफेंड करेगा ही करेगा। और डिफेंड करने का तरीका क्या है? वो जितने अमेरिकन बेसिस हैं पूरे गल्फ में, उन अमेरिकन बेसिस को लगातार टारगेट करता रहेगा। और जैसे कर्नल साहब ने कहा था कि हूतीज के पास पावर्स नहीं है कि वो किसी तरह के डैमेज कर पाए रेड सी में, लेकिन मेरी असहमति है उसके साथ थोड़ी सी। वजह क्या है? देखिए, जब रेड सी में या पर्शियन गल्फ में कोई भी शिप मूव कर रहा है जिसमें बहुत सारा ऑयल भरा हुआ है, वो एक छोटे से ट्रिगर से ब्लास्ट हो सकता है। तो वो जो फियर है, जिस फियर के साथ शिपिंग चलती है, वो कहीं ना कहीं वजह है कि हूती भी डर पैदा कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज भी एक शिप को ब्लास्ट कर सकती है। तो वो जो फियर है वो कहीं ना कहीं वजह है कि सऊदी अरेबिया सारे कंट्रीज को साथ में लेके कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि हूतीज को दबाया जाए। और देखिए, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो यूएसए के काफी खास हैं, और मोहम्मद बिन सलमान ने हूतीज के अगेंस्ट बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। पिछले 5-6 साल का इतिहास आप उठा के देखिए, हूतीज के अगेंस्ट एमबीएस ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से उनकी ईरान के साथ खिलाफत भी रहती है। तो बहुत सारे डायनामिक्स हैं, और उन डायनामिक्स की वजह से शायद जो गल्फ में जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो यूएसए से सेपरेट नहीं कर सकते खुद को।
वो जोड़ के ही रखेंगे। और अगेन देखिए, जितना ऑयल है वो पेट्रो डॉलर्स का जो कंसेप्ट है वो वहीं से तो आया है। जो सारा ऑयल है वो डॉलर्स में ट्रेड होता है। अब अमेरिका की पकड़ अगर छूट गई गल्फ पे, तो पेट्रो डॉलर भी खतरे में आ जाएगा। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी से ये कंट्रीज अमेरिका से दूर जाएंगे। ईरान से दूर जा सकते हैं, और उसकी वजह लार्जली इकोनॉमिक ही है। ये बड़ी बात भी है। खैर, हर कोई चाहता है कि इकोनॉमिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, लेकिन कर्नल सुशील पठानिया, जो स्थिति फिलहाल बना दी गई है कि 14 देशों का गठबंधन एक तैयार कर दिया गया है। अब दक्षिण एशिया हो या पश्चिम एशिया हो, तमाम कंट्रियों को वहाँ से भी शामिल कर लिया गया है। तो ये तो बिल्कुल तीसरे विश्व युद्ध की तरह है। अगर बाकी देशों ने उतरने की इसमें ठान ली, पाकिस्तान ने ठान लिया, बांग्लादेश ने ठान लिया, तो फिर ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ इसका विस्तार होगा। कि मीनाक्षी जी, अगर हम ये ठान नहीं लिया, अभी तो इनका अलायंस बन गया है ना, अनाउंस हो चुका है। तो 14 देश तो ईरान के खिलाफ अभी इकट्ठे हो चुके हैं, बिकॉज लड़ाई जो है हुतियों से नहीं है, लड़ाई तो ईरान के साथ है। और अगर हम थ्रेट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, अगर हम रेड सी के अंदर थ्रेट एनालिसिस करें, जो हुती के पास अभी पावर है, वो क्या कर सकते हैं कि माइंस लगा सकते हैं वहां पे, उनके पास पेट्रोल बोट है, उसके ले जा सकते हैं। उसके अलावा उनके पास ड्रोन और मिसाइल है जो ईरान इनको और देना शुरू कर देगा। उसके अलावा हो सकता है चाइना और रशिया भी उनको और ईरान दे दे। लेकिन आपको जो डिफेंस बनाना है, इसमें आपने ना सिर्फ ये सी डोमिनेशन करना है, बल्कि इसके अलावा आपको जितने भी एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन डिफेंसिव मेजर हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी फुल प्रूफ। और दूसरी बात मैं जो आपसे ये कह रहा था कि ये एक शुरुआत हो सकती है। कल को अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका ने अभी तक अपनी पूरी मिलिट्री माइट या इजराइल ने पूरी मिलिट्री माइट ईरान के अगेंस्ट अभी यूज नहीं की है, अगर वो कर लेते हैं कल को, उसके बाद भी नतीजा नहीं निकलता, तो फिर जो अगला रिजॉर्ट उनके पास रहेगा वो दैट विल बी ऑफ ए ग्राउंड इन्वेजन। और ग्राउंड इन्वेजन के लिए उनके पास जो है बैकग्राउंड अभी बन गई है। 14 की 14 कंट्रीज कल को अगर यूएसए इनको कहता है हम इकट्ठे होकर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, तो यू कैन इमेजिन दैट सिचुएशन। That may be a combination of ground offensive as well as vertical envelopment या air strike या drone strike या missile strike जो वहां पे करेंगे। So what I'm seeing is कि ईरान जो है अभी पूरी तरह से आइसोलेट होता जा रहा है। और इसमें अगर हम बात करें यूएई और ओमान की, उनके अपने रीजन हैं, उनके अपने फियर्स हैं, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि दिस होल स्टेप हैज बीन स्ट्रेटेजाइज्ड बाय द यूएसए। और उसके बाद उन्होंने टर्की को भी इसके अंदर भी शामिल कर लिया है, उनका नेटो अलायंस है। तो और पाकिस्तान तो वैसे तैयार होकर बैठा हुआ है कि अगर मेरे को सऊदी अरेबिया कहता है। और इसमें एक और चीज आप देखेंगे कि ये जो चीजें हैं इनको एस्केलेट करेंगे। अभी हो सकता है कि ईरान की जो स्ट्राइक्स हैं वो सऊदी अरेबिया पे बढ़ना शुरू कर दें। और पाकिस्तान ने अपनी वो कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है, जिसके अंदर वो 80,000 फुट सोल्जर्स along with the drones and aircrafts they can deploy at a shorter time frame as far as Saudi Arabia is concerned to protect that country under that mutual defense agreement which they have. लेकिन अरविंद तेजावत जी, सीधे सीधे ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि अगर कोई और भी देश इसमें शामिल होगा तो हम उसे भी छोड़ेंगे नहीं। यानी कि ये आग पाकिस्तान तक फैलेगी, उसके बगल के देशों में भी फैलेगी, बांग्लादेश तक भी जाएगी। लेकिन ये सब कुछ अगर अमेरिका करवा रहा है, तो एक वक्त पर वो ये कह रहा था कि आप अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाइए। अब अब्राहम अकॉर्ड नहीं तो यही गठबंधन सही। हाँ बिल्कुल। बात यह है कि ईरान के लिए अगर एग्जिस्टेंस का थ्रेट होगा तो फिर अड़ोस पड़ोस का कोई मुल्क नहीं बचेगा। हालांकि ये बात अलग है कि अब्राहम अकॉर्ड को भारत सपोर्ट करता है, क्योंकि उसमें एक तरह से देखा जाए तो इंटरेक्शन और आगे की चीज़ों को सहूलियत के लिए ही है। और उसमें एक चीज़ ये है कि सिचुएशन बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि हूतियों को हम कमज़ोर करके माने, क्योंकि अगर वहाँ पे रेड सी का अगर टोटल हम मान लो ट्रेड माने 5% है, हॉर्मुज जितना भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, पर सऊदी अरेबिया के लिए वो वाकई इंपॉर्टेंट है। और अगर वहाँ पे जो सी माइंस अगर बिछा दी जाती है तो वो वाकई काफ़ी खतरनाक है। और ये इस चीज़ का गारंटी है ईरान की तरफ से कि हम हॉर्मुज को अभी नहीं, हम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अगर हमने वहाँ पे पूरी तमाम लैंड माइंस फैला दी, उसके बाद में हमें भी पता नहीं रहेगा कि वो कहाँ पर है। तो ऐसे में कोई भी जहाज भविष्य में कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगा, और ये एक तरीके का असुरक्षित ट्रेड रूट हो जाएगा। और उसका पूरा खामियाजा गल्फ के बाकी कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा जहाँ से उनका ट्रेड होता है। और ये अगर मान लो हुतीज अगर वहाँ से मिसाइल अटैक करते हैं, हालांकि ईरान ने एक अटेम्प्ट किया था उनको ड्रोन्स वगैरह पहुंचाने का,
तो वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से उसको असफल बना दिया गया। और डर इस चीज का है कि आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया ने एक नया मोर्चा खोलकर इराकी मिलिशिया पर भी हमला किया है, इराक में। ये एक तरीके की नई शुरुआत है। तो इससे भी ये पता चलता है कि खासकर यूनाइटेड स्टेट में डर है इन सब चीजों का, क्योंकि ईरान को जितना यूनाइटेड स्टेट कमजोर समझ रहा था उतना है नहीं। अगर हम देखेंगे तब भी आज ईरान में एक जो ऑर्बिट में अपना एक लोकल टाइप का सैटेलाइट फिक्स करने की है। अगर स्टेम सेल के मामले में देखें तो ईरान का सेकंड नंबर है। और अगर वहां पे मान लो अच्छा सर, ट्रेन इसमें ट्रेन एक बात नहीं और होता मुझे है। जरा बता दीजिएगा, थोड़ा शॉर्टर रखिएगा, कि यूरोपीय संघ का प्रतिनिधि मंडल भी इस बैठक में मौजूद रहा और यूरोपियन यूनियन पहले से ही लाल सागर में अपने नौसैनिक मिशन के जरिए जहाजों की सुरक्षा कर रहा है, तो इसमें ईयू का क्या काम था? यू का वाकई है, क्योंकि इसमें आप जयशंकर साहब जब गए थे तो यू के लीडर्स के साथ भी उन्होंने बैठक की थी, हाँ। क्योंकि इसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों के ही इंटरेस्ट स्टेक पर हैं। हम्म। अगर ये बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब रहता है तो हमारे दोनों की ही इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, जिसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो यही कारण है कि आप प्रेसिडेंट ट्रम्प को देखेंगे कि उन्होंने एक एमओयू टाइप का नाटक किया था, जो बाद में दोनों ही पक्षों ने नहीं माना। हाँ। तो इसका एक कारण ये भी था कि जो G7 की मीटिंग से पहले वो प्रेशर फील कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही रीजंस के इंटरेस्ट वहां स्टेक पर है। मीनाक्षी जी, बिल्कुल सर, ये दोनों गठबंधन आपस में किस तरीके से एक दूसरे से एफिलिएट रहने वाले, इसके बारे में भी मैं आगे आपसे समझूंगी, लेकिन मौलाना असलम कुछ कह रहे थे। अब मौलाना असलम, इसके साथ साथ ये भी जानकारी दीजिएगा कि आखिरकार ईरान अब किस स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ेगा? जी मैडम, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईरान में 79 में क्रांति आई थी, तो उसके 1 साल के बाद ईरान पर अमेरिका के ज़रिए से हमला करवाया गया। और उस वक्त पूरी दुनिया के जो कंट्रीज थे, जो ममालिक थे, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। कुछ वो थे, जैसे हमारा भारत था, कि जो न्यूट्रल था, लेकिन ज़्यादातर मुल्क वो थे कि जो सद्दाम का और इराक का साथ दे रहे थे। यहाँ तक कि अमेरिका और रशिया भी वो सद्दाम के साथ थे। उस वक्त जो है, जब ईरान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका, जबकि नया नया इनकलाब आया था, नई नई क्रांति आई थी। वहाँ के ज़्यादातर जर्नल जो थे वो अमेरिका भाग चुके थे, फ़ौज में इंतशार था और फ़ौज बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। और खुर्रम शहर तक इराक की फ़ौज जो है अंदर आ चुकी थी, इजराइल का भी सपोर्ट था। उसके बाद भी ईरान ने संभाल लिया और इराक को वापस उसके कंट्री में ढकेला और बसरा और फाओ तक, और शलमचे के ज़रिए से जो हमला किया था, तो बसरा और फाओ तक जो है ईरानी फ़ौज पहुंच गई थी और नज़दीक ये था कि पूरे इराक पे कब्ज़ा कर ले। तो ईरान के पास इतनी कैपेसिटी है कि अगर दुनिया के लोग सब उसके मुखालिफ हो जाएं तो वो अपने को एहसास तन्हाई नहीं करेगा, अकेलापन उसको महसूस नहीं होगा। वहाँ मैं जानता हूँ मेरे भाइयों, वहाँ की जो फ़ौज है और वहाँ की जो पब्लिक है, उनमें जो हौसला है, जो लड़ने का जज्बा है, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि औरतें भी तैयार हैं इस वक्त। जो है, जो मेरे पास वीडियोज आ रहे हैं, कहिए तो मैं आपको भेज दूंगा मीनाक्षी मैडम, कि वहाँ पर औरतें भी कह रही हैं कि हम भी अमेरिका से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। तो जिस कौम का हौसला इतना बुलंद हो, उसे कोई शिकस्त नहीं देता है। मैंने आपके इसी चैनल पे एक बार कहा था कि जंग जो है वो असलहों से ज़्यादा हौसलों से लड़ी जाती है, जज्बे ईमानी से लड़ी जाती है, और वो ईरानियों के पास कूट कूट के भरा है। और आप ये देखिएगा कि एक दिन आएगा कि ये जंग खत्म होगी और उस वक्त दुनिया ये कहेगी कि अमेरिका हार गया और ईरान ये जंग जीत गया है। जज्बा और हौसला बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कई बार हमें मौजूदा परिस्थितियां भी देखनी होती हैं। लेकिन डॉक्टर स्वतंत्र कुमार, मैंने एक सवाल पहले भी किया, मैं फिर से वही एक बार सवाल करना चाहूँगी कि यूरोपीय यूनियन एक अपना अलग मिशन लेकर के वहाँ पर उतरा हुआ है, दूसरी तरफ अब सऊदी अरेबिया की तरफ से एक 14 देशों का गठबंधन तैयार कर लिया गया है। क्या ये दोनों आपस में एफिलिएट होकर के काम करने वाले हैं या फिर ये अलग अलग काम करने वाले हैं? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? देखिए मीनाक्षी मैम, है क्या कि जो रेड सी है, रेड सी से मेडिटेरेनियन का रास्ता है। सुएज के थ्रू ऑयल मेडिटेरेनियन से पास होके यूरोप जाता है।
तो रेड सी में कहीं ना कहीं यूरोपियन इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। अगर आप पर्शियन गल्फ को देखें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो वहां ज्यादातर जो ऑयल वहां से निकलता है वो एशिया की तरफ आता है, लेकिन रेड सी में एशिया के अलावा यूरोप को भी ऑयल जाता है, तो वहां पे स्टेक्स कहीं ना कहीं यूरोप के भी शामिल हो जाते हैं। और मुझे लगता है जब यूरोपियन स्टेक्स शामिल हो जाएंगे, देखिए ऑलरेडी यूरोप कहीं ना कहीं इस बात से पीड़ित है कि रशियन ऑयल का एक्सेस उसे नहीं मिल रहा, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से। क्योंकि रशियन ऑयल लेने का मतलब ये है कि आप यूक्रेन के अगेंस्ट जा रहे हैं, जबकि पूरा यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो रशियन ऑयल का एक्सेस उनके पास नहीं है। अगर गल्फ ऑयल का भी एक्सेस उनसे कहीं ना कहीं हट गया या उसमें कोई थ्रेट परसेप्शन रहा, तो समवेयर डाउन द लाइन उनके इंटरेस्ट भी अफेक्ट होंगे। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि फौरी तौर पे इस तरह की चीज सामने ना आए, बट ग्रेजुअली यू विल गेट टू नो कि यूरोपियन यूनियन भी जो गल्फ में अलायंस बना है इसके साथ मिलजुल के काम करना चाहेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं सब लोग अपना ऑयल सिक्योर करना चाहते हैं। ऑयल सबकी इकोनॉमीज के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो बड़ी वजह है। और यूरोपियन यूनियन आई थिंक कि मिल के काम करेगा, और अमेरिका के वैसे भी अगेंस्ट नहीं है वो, क्योंकि नेटो का हिस्सा है। तो कर्नल पठानिया, अब सीधे सीधे ये देखा जाएगा कि अगर हमला हूतियों की तरफ से किया जाएगा तो ये तमाम कंट्री आपस में लामबंद होकर के अब हूतियों को सबक सिखाएंगी। देखिए मीनाक्षी जी, इट्स नॉट ओनली ऑयल, इसके अलावा कमर्शियल ट्रेड भी तो चलता है, जो यूरोप के साथ चल रहा है, एशिया के साथ चलता है, पूरी दुनिया के साथ, अफ्रीका के साथ चलता है। तो कमर्शियल ट्रेड इज अनदर फैक्टर। एंड देन देयर इज अ यूनाइटेड नेशन का एक लॉ है ऑन ओपनिंग ऑफ सी पैसेजेस। तो अभी ईरान अगर डायरेक्टली, मैं तो बोलूंगा डायरेक्टली, हूती इज ए प्रॉक्सी ऑफ ईरान। तो ईरान जो है इनको लगातार अगर ब्लॉक कर देता है तो उसका पूरी दुनिया पे फर्क पड़ेगा, और पड़ भी रहा है, काफी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं यूरोपियन जो कंट्री हैं, दो दे आर नॉट ओपनली सपोर्टिंग यूएसए, बट वो कहीं ना कहीं ईरान से खफा है। अभी वो सवाल है कि वो कितनी देर अपना सब्र बनाए रखते हैं, और ये 14 देशों का जो ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, उसके बाद अमेरिका के पास एक और भी वेपन है, दैट इज अ बोर्ड ऑफ पीस, जिसके अंदर 60-62 कंट्री उसके पास पहले पड़े हुए हैं, तो दे कैन डू एनीथिंग। देखिए, मैं मौलाना साहब की बहुत इज्जत और करता हूं और तारीफ करता हूं कि ईरानियन जो लोग हैं उन्होंने बहुत बहादुरी का प्रदर्शन किया है, दे डिजर्व टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। बट देन समवेयर वन हैज टू ड्रॉ द लाइन। यूक्रेन भी तो लड़ रहा है पिछले 5 साल से, और उसकी क्या हालत हो चुकी है ये भी हम सबको पता है। It is not the question of prolonging a war. It's in the interest of the entire world that we must find a solution. Solution लेना बहुत जरूरी है, और बाकी तो देखिए हौसला, I agree, I appreciate it, but then sometime they don't converge at one point. There will be, they may be going parallel to each other, but they may not converge, and when they don't converge, then there are problems. बिल्कुल, अब देखते हैं अरविंद तेजावत जी, ये रिश्ते और कितना ज्यादा खाड़ी में बदलेंगे। ये वाकई चीजें तो बहुत तेजी से बदल रही है, और पूरी दुनिया की जो विश्व व्यवस्था है वो भी बदल रही है। एक तरह से पहले हम कोल्ड वॉर के इंप्रेशन में ये सोचते थे कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना दोनों ही अलग अलग खेमे में हैं, पर दोनों के ही जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो उनको एक ही खेमे में लाते हैं। और यही कारण है कि जो चाइना से जो मदद की उम्मीद थी, जो कि कोल्ड वॉर के ज़माने में रशिया किया करता था भारत जैसे देशों को, वो बिल्कुल भी ईरान को कहीं से भी कोई मदद नहीं है। क्योंकि चाइना के लिए यूएस से बिजनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत की ईरान को बचाए रखने के। तो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अगर ये मोनोपोलर वर्ल्ड लंबे समय तक टिका रहता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। तो हो सकता है कि दुनिया धीरे धीरे अलग व्यवस्था की तरफ बढ़े और बहुत सारे नए ध्रुव पैदा हो, और अमेरिका की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि खासकर डॉलर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सारे ही देश आपस में अपनी मुद्राओं में करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन अगर और ज्यादा मजबूत बन के आएगा तो डॉलर से भी ज्यादा यूरो पे लोग भरोसा करना शुरू करेंगे, और यही तमाम चीजें हैं कि हम एक नई दुनिया को एक्सपीरियंस करेंगे। मीनाक्षी जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।